मुझे याद है पोटेंशियल टॉपिक खत्म किया था पूरी तरह से। वी फिनिश्ड ऑल द डेरिवेशन रिलेटेड टू पोटेंशियल। ठीक है, तो काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज पोटेंशियल टॉपिक पे नहीं जाएंगे, इट्स फिनिश्ड ऑलरेडी। टुडे विल गो फॉर अ कंप्लीटली न्यू टॉपिक। ठीक है, तो जो न्यू टॉपिक है एक्चुअली उसका नाम है कंडेंसर्स। कंडेंसर्स, ठीक है। लेकिन कंडेंसर से जाने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना पड़ेगा। वो टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। पहले ये थोड़ा टॉपिक कवर करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स, एंड उसके बाद वी कैन गो टू कंडेंसर्स। सी, तो आज का नया टॉपिक जो रहेगा वो है डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, पुट दिस हेडिंग डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? द मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, द मटेरियल्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अगर थोड़ा सोचोगे इसके ऊपर, सबको ये मालूम है कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स ऑल्सो। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट इंसुलेटर्स विच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है, जो इंसुलेटर है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। डाइलेक्ट्रिक्स आर वेरी यूजफुल इन द कैपेसिटर्स। जो हम आगे टॉपिक करने वाले हैं, कैपेसिटर करके टॉपिक रहेगा आगे। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स बहुत काम के होते हैं ना। लिसन, तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए आप सिर्फ इतना लिख लो, डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल विच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये लिख लो पहले। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स जो है ना, वो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स दे आर ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, दे आर ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर्स ना, दे आर इंसुलेटर्स अल्टीमेटली। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक्स जो है, द डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं ना, वो दो टाइप के रहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, पहला जो टाइप है, इट इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर और दूसरा नॉन पोलर। आपने शायद केमिस्ट्री में ऐसा सुना होगा, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर, ठीक है। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इनसाइड द पोलर डाइलेक्ट्रिक देयर मस्ट बी मॉलिक्यूल्स। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो इनसाइड द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देयर विल बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर आल्सो पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स ही पोलर होते हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर मॉलिक्यूल? कोई बता सकता है पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल, एनीबॉडी? पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहता है। जल्दी से सर वीडियो बंद हो गया। See, in simple words, if I tell you, the polar molecule is that molecule जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं।
द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल की थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, राइट? केमिस्ट्री में पढ़ा है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर थोड़ा डिफरेंट है और न्यूक्लियस जो है विच इज पॉजिटिव चार्ज अलग है। इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर ऑलरेडी सेपरेट, इट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? द पोलर डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, सी दिस इज सिंबल फॉर पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो द डाइलेक्ट्रिक विच इज मेड फ्रॉम पोलर मॉलिक्यूल्स इट्स नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसका डेफिनेशन सिर्फ इतना है, द पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेट। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, दोनों मर्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे है, नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे है। तो सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल का पहला एग्जांपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल इज HCl। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। इवन H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आपको पता है H2O भी अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो H2O कैन कंडक्ट। NaCl इज ऑल्सो पोलर, NaCl। ठीक है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक आपको समझ में आ गया। बस थोड़ा ध्यान में रखो कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स मतलब क्या होता है? विच डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोस विच आर मेड फ्रॉम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। Non-polar dielectrics are made from non-polar molecule. Non-polar molecule भी आप समझ सकते हो, it will be opposite of polar. Non-polar molecule में the center of positive charges and negative charges lie at a same place. अगर कोई molecule है, ये देखो ऐसे molecule है जिसका positive charges का center और negative charges का center एक ही place पे आ रहा है, they are coinciding. Such molecules are known as non-polar. This is a symbol of non-polar molecule. प्लस साइन के एग्जैक्ट नीचे माइनस साइन होना चाहिए, और यहां पर आप देखोगे तो प्लस साइन एंड माइनस साइन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यहां पे एक ही जगह पे आने चाहिए। सो दिस इज सिंबल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लाइक दिस। प्लस माइनस एक ही जगह पे आने चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, नॉन पोलर के भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, एनी एग्जांपल दैट यू नो फ्रॉम नॉन पोलर? कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है? एनीबॉडी नोस एनी नॉन पोलर मॉलिक्यूल? बहुत सारे हैं। ठीक है, मीथेन। यस, पहला पहला है मीथेन ओनली। मीथेन अगर आप ऐसा कुछ ले लोगे H2Cl2N2, ठीक है, डायटोमिक गैस ले लो, ये सब नॉन पोलर होते हैं। बेंजीन C6H6 इट्स नॉन पोलर। CO2, ये सब नॉन पोलर है। यस करेक्ट, चलो अच्छा है, कुछ स्टूडेंट को तो आता है ये सब नॉन पोलर है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है इट कोइंसाइड एट द सेम प्लेस। तो याद रखो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स का क्या रोल है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स का क्या रोल है वी विल सी फर्दर। ये कुछ एग्जांपल्स जितने लिखे हैं उतने सफिशिएंट है। ठीक है,
लेकिन पहले आपको मेन चीज ये याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर दोस सब्सटेंस व्हिच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दे डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नाउ एटलीस्ट यू गॉट द आइडिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, so, अब मैं हमारे मेन टॉपिक से चालू कर सकता हूं। मेन टॉपिक है आज का जो है, इट इज कैपेसिटर्स। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैपेसिटर्स, कैपेसिटर इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन मैन की लैंग्वेज में, जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह लैंग्वेज यूज करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कैपेसिटर्स को कंडेंसर्स भी कहा जाता है, कंडेंसर्स। तो कंडेंसर और कैपेसिटर एक्चुअली में एक ही चीज है, दे आर सेम थिंग, बट वी विल कॉल इट एज कैपेसिटर्स क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम जो है वो कैपेसिटर्स है। ठीक है, कंडेंसर्स भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर क्या है मैं बता देता हूं। सी, इफ यू टेक, अगर आप एक कंडक्टर ले लोगे, ठीक है, ध्यान से देखना अभी, अगर आप एक कंडक्टर ले लोगे, कोई भी शेप का ले सकते हो, ये देखो, सपोज ये मैंने कंडक्टर ले लिया ऑफ एनी शेप। ठीक है, कंडक्टर है ये, मतलब इट इज मेड अप ऑफ मेटल। ओके, कंडक्टर। अगर आपने इसको चार्जेस दिए, लेट्स से इफ यू गिव चार्जेस टू दिस कंडक्टर, तो ऐसे माना जाता है कि जो चार्जेस हैं वो इसकी आउटर सरफेस पे रहते हैं। द चार्जेस विल नॉट गो इनसाइड, दे रिमेन ऑन आउटर सरफेस। इसका रीजन मैंने अभी तक नहीं बताया, डेफिनेटली आई विल टेल यू, डोंट वरी, मुझे भी याद है ये। ठीक है, 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा, ये भी चीज विद इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज। उसके बाद आप इसको समझ सकेंगे इजीली। देखो, जो कंडक्टर को चार्जेस देते हैं ना, वो इसकी आउटर सरफेस पे रहते हैं, लाइक दिस। सपोज ये जो चार्जेस हैं वो क्यू है, चार्जेस आर क्यू। ठीक है, अब होता ही है कि जैसे जैसे आप इस कंडक्टर को चार्जेस देते जाओगे, एज यू कीप ऑन गिविंग चार्जेस, जैसे जैसे आप चार्ज को इंक्रीज करोगे, द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये रूल होता है, as you give charges to this conductor, the potential of this conductor will also increase. ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है अगर आपको याद है, पोटेंशियल हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, यूनिट चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट प्लेस। याद है? तो पहले मैं ये समझा देता हूं कि चार्ज इंक्रीज करने पर पोटेंशियल इंक्रीज कैसे होता है, वो मैं समझा देता हूं। लुक हियर, सपोज ये कंडक्टर है, इट्स अ कंडक्टर। इस कंडक्टर को मैंने सपोज ऐसे अभी 1 कूलम का चार्ज इसके ऊपर आके रखा, 1 कूलम का चार्ज आके रखा, तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट इज पोटेंशियल। अब एक बात, अब मैं जब नेक्स्ट 1 कूलम का चार्ज लेके आऊंगा, व्हेन आई विल ब्रिंग नेक्स्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज, सो जो ऑलरेडी 1 कूलम वहां पे पड़ा हुआ है, ऑलरेडी जो 1 कूलम है वो हमारे 1 कूलम को रिपेल करेगा ना। तो इस रिपल्शन की वजह से आई हैव टू डू मोर वर्क टू ब्रिंग दिस 1 कूलम। ठीक है, तो चलिए मैंने और एक 1 कूलम रख दिया। अब जब मैं नेक्स्ट 1 कूलम लेके आऊंगा और एक नेक्स्ट 1 कूलम लेके आऊंगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 कूलम्स का चार्ज है जो मुझे रिपेल करेगा। सो जैसे जैसे आप चार्ज लाते जाओगे, अगला चार्ज लाने के लिए, नेक्स्ट 1 कूलम को लाने के लिए और वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस हैं वो उसको रिपेल करेंगे ना, रिपल्शन बढ़ते जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग नेक्स्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज वो इंक्रीज होते जाता है। एंड यू नो दैट द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसी को पोटेंशियल कहते हैं ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप चार्ज रखते जाओगे, द पोटेंशियल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, now potential on the surface of this conductor, potential on the surface of this conductor,
उसको मैं डिनोट करता हूँ V सिंबल से, और Q इज अ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर। तो रूल क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये रूल है। आप लिख सकते हो ये, फॉर एनी कंडक्टर Q प्रोपोर्शनल टू V। दैट मीन्स जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाओगे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो, ये आपने कंडक्टर ले लिया और इस पे काफी सारा चार्ज रख दिया, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि हर कंडक्टर की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की। ठीक है, एक कंडक्टर जो है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा चार्ज वो होल्ड नहीं कर सकता है अपनी सरफेस पे। हर कंडक्टर की अपनी एक लिमिट होती है, अपनी कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। कैपेसिटी से ज्यादा अगर आपने चार्ज दे दिया उसको, उसकी लिमिट से ज्यादा चार्ज दे दिया, तो चार्ज पता है लीक होना चालू हो जाएगा इसकी सरफेस से। चार्ज लीक भी होता है, लीक होगा मतलब ये यहां से निकल के हवा में स्प्रेड हो जाएगा कहीं पे। तो हर कंडक्टर की अपनी एक लिमिट होती है चार्ज को हैंडल करने की। तो इस कंडक्टर की जो लिमिट होती है चार्ज को हैंडल करने की, वो इसकी एरिया वगैरह पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा एरिया होगी इस कंडक्टर की, उतना ही ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। बट एक पॉइंट आपको याद रखनी है, दैट every conductor has some limits or has some capacity to store the charge। ठीक है, जैसे मैं एक सिमिलर एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आपके घर पे जो वाटर टैंक होता है, पानी स्टोर करने की जो टैंक होती है, हर टैंक की अपनी कैपेसिटी होती है ना। कोई टैंक होता है 100 लीटर्स का, कोई होती है 200 लीटर्स की टैंक्स होती है, 1000 लीटर की टैंक आती है। तो 100 लीटर की जो टैंक है वो 100 लीटर ऑफ वाटर स्टोर कर सकती है, उससे ज्यादा वाटर वो स्टोर नहीं करेगी। तो हर टैंक की अपनी कैपेसिटी होती है पानी स्टोर करने की। वैसे ही हर कंडक्टर की भी अपनी कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। ये कैपेसिटी मेजर कैसे होती है, हाउ कैन यू मेजर दिस कैपेसिटी, वो मैं अभी बताता हूँ। ध्यान से देखो, दैट आई विल टेल यू। मैंने अभी आपको बताया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, याद है? In the next step, you remove this proportionality sign and put the constant C। ये proportionality sign रिमूव किया और कांस्टेंट डाल दिया C। C मैंने डाल दिया कांस्टेंट, बराबर। ये जो C है ना, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको C का नेम बता देता हूं। C is called as capacity of conductor। ठीक है, ये C ही है वो कैपेसिटी। ये जो C है ना, the C is a capacity of conductor। लिख लो पहले ये सब। ओके, हाँ, हम लोग इस C को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ एक डायग्राम बनाओ, उस पर लिख दो एज Q इंक्रीजेस V ऑल्सो इंक्रीजेस, पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। इस कंडक्टर को मैं लिख सकता हूँ दैट ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, मतलब ये सिर्फ एक सिंगल कंडक्टर है, इट्स आइसोलेटेड कंडक्टर। स्टूडेंट्स, मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जेई या नीट जो स्टूडेंट देने वाले हैं, या इनफैक्ट MHCET भी अगर आप देने वाले हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आपने टेक्स्ट बुक उतना डिटेल में नहीं लिखता है इस टॉपिक को। टेक्स्ट बुक ने बहुत शॉर्ट में इसको लिखा है सब। ठीक है, तो अब यहां से नोट कर लो हर चीज। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू CV करके मैंने फॉर्मूला बनाई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस C को डिस्कस करेंगे। C का नेम है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए अभी C को डिस्कस करते हैं।
सो व्हाट फॉर्मूला वी मेड, हमारा फॉर्मूला बना Q इक्वल टू CV, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, C को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको मैं बता देता हूं। देखो C जो है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस C. C विल बी इक्वल टू Q बाय V, बराबर। Q क्या है? इट्स अ चार्ज गिवन टू द कंडेंस, चार्ज गिवन टू द बॉडी, डिवाइड बाय V है पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इसका मैं मतलब बता देता हूं। C एक्चुअली में क्या होता है, देखो C इज नथिंग बट चार्ज गिवन पर यूनिट पोटेंशियल ना। इसको कैसे रीड करोगे? चार्ज गिवन पर यूनिट पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है C इज इक्वल टू दैट चार्ज विच मस्ट बी गिवन टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। देखो कंडक्टर के ऊपर आप जैसे जैसे चार्ज रखते जाओगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, टू मेक द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ता है वो चार्ज इज इक्वल टू C. C is equal to that charge which must be given to make the potential of 1 volt. देखो ये फॉर्मूला से आप समझ सकते हो। इस फॉर्मूला में आप क्या करो, V को 1 डाल दो, put the V equal to 1, तो C equals to Q आ जाएगा। मतलब C is equal to that charge which must be given to make the potential of 1 volt, ठीक है। और क्लियर कर देता हूं, ये आपका कंडक्टर है, इसको इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट करने के लिए या इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, तो इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, जितना भी चार्ज देना पड़ता है वो फिक्स्ड होता है एंड दैट इज C, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस C को कैपेसिटेंस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? C एक कांस्टेंट है। आगे चल के हम लोग देखेंगे ये चीज कि जो C है ना, C इस बॉडी के एरिया, इस बॉडी की एरिया वगैरह पर डिपेंड करता है। C एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ दिस बॉडी। जिस बॉडी का C ज्यादा होता है, जिस कंडक्टर का C ज्यादा होता है वो ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है, और जिसका C कम होता है वो कम चार्ज होल्ड कर सकता है। तो दैट्स व्हाई C को कैपेसिटी कहा जाता है। सो C इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई आपको बोले कोई कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं, चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कैसे मेजर होती है, तो C से मेजर होती है, ठीक है। तो C is given by फॉर्मूला Q by V। ये फॉर्मूला हमने बनाई, अभी ये लिख लेना फॉर्मूला। अब मैं आपको यूनिट ऑफ C बता देता हूँ। C का यूनिट, C is known as कैपेसिटी। C का यूनिट क्या है देखो, ऐसा यूनिट ऑफ C। आप में से कोई बता सकता है C का यूनिट क्या हो सकता है? एनी आइडिया? थोड़ा सोचो, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ C फ्रॉम दिस फॉर्मूला? कूलम पर वोल्ट। हाँ ठीक, एक सेकेंड ना, हाँ एक सेकेंड। अखिल नायर, माइक ऑन करो। अखिल नायर, हाँ एक सेकेंड। अखिल नायर, माइक ऑन करो बेटा। अखिल नायर। हेलो सर। हाँ अखिल, हाँ हाँ आंसर माय क्वेश्चन। C जो है ये C, इसका यूनिट क्या होगा बताओ? सर, कूलम पर वोल्ट। ये Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। V, वोल्ट। दैट्स व्हाई इट बिकम कूलम पर वोल्ट, करेक्ट? ठीक है, यस। चलेगा, ओके। क्लोज योर माइक। तो स्टूडेंट C का यूनिट आप समझ सकते हो, इट विल बी कूलम पर वोल्ट, राइट? कूलम पर वोल्ट बराबर है, ये कूलम पर वोल्ट एकदम करेक्ट है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, कूलम पर वोल्ट को रिप्लेस करके एक दूसरा यूनिट दे देते हैं, जस्ट एज अ रिप्लेस।
तो कूलम पर वोल्ट है, इट्स करेक्ट, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय, इट इज रिटन एज फेराड. फेराड, FARAD, फेराड. यस, फेराड. आपने माइकल फेराडे का नाम सुना होगा, उनके नाम पे ये बना हुआ है. तो फेराडे में नहीं लिखना है, क्योंकि फेराडे किसी और चीज का यूनिट है. फेराडे नहीं है, फेराड है सिर्फ. फेराडे ऑलरेडी किसी और चीज का यूनिट है. ठीक है, तो इट इज ओनली फेराड. बट पूरा ऐसे फेराड लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट राइट कैपिटल F. सिर्फ कैपिटल F लिखा तो भी चलता है. तो कूलम पर वोल्ट इज सेम एज फेराड. ठीक है. तो अगर किसी कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है आपके पास, उसकी कैपेसिटी सपोज 2 है, तो एक्चुअली इट इज 2 कूलम पर वोल्ट. लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे 2 फेराड्स. ऐसे दोनों सही है, बट वी राइट इट एज 2 फेराड्स. ठीक है. देखो, जो इसका एक्चुअली यूनिट है वो जैसे आपने बताया कूलम पर वोल्ट है. द एक्चुअली यूनिट इज कूलम पर वोल्ट. कूलम पर वोल्ट से देखो इसका मीनिंग भी समझ में आता है. 2 कूलम पर वोल्ट देखो लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 कूलम ऑफ चार्ज इज टू बी गिवन टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट. पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 2 कूलम का चार्ज लगेगा. 2 कूलम का चार्ज देने पर पोटेंशियल विल राइज बाय 1 वोल्ट. ठीक है. तो जितना ज्यादा कैपेसिटी होता है उतना मतलब आप ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता है. ठीक है. ठीक है. तो एक चीज आ रहा है, हर कंडक्टर की अपनी एक फिक्स लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करने की. ये नॉन कंडक्टर के साथ भी है. अगर कोई नॉन कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, उसको भी आप चार्ज देते जा रहे हो तो वो उसके अंदर स्टोर होगा. उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है. यहाँ पे हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, बट ये नॉन कंडक्टर के साथ भी होता है. दे ऑल्सो हैव फिक्स्ड कैपेसिटी. ठीक है. और अगर कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज दे दिया, जिसकी उतनी कैपेसिटी है स्टोर करने की, उससे ज्यादा चार्ज आपने उसको दे दिया, तो वो चार्ज उसमें से लीक होने लगता है. ठीक है. इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी आए. एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं मैं स्टूडेंट इस चीज का. अभी देखिए बारिश का मौसम चल रहा है. बारिश के मौसम में वो थंडरिंग होती है ना, लाइटनिंग जो होती है, बिजली की जो कड़कती है, वो थंडरिंग क्यों होती है आपको मालूम है? एक्चुअली में क्या आता है, ये जो क्लाउड्स है ना, क्लाउड से आपको पता है थंडरिंग होती है. सपोज ये क्लाउड्स हैं. ठीक है. बहुत सारे क्लाउड्स हमारे स्काई में होते हैं. ये क्लाउड्स आपस में रब होते रहते हैं. दे कीप ऑन रबिंग विथ ईच अदर. ये क्लाउड्स आपस में टकराते रहते हैं. इस टकराने की वजह से, क्लाउड्स की रबिंग की वजह से होता क्या है कि किसी क्लाउड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. there's a lot of positive charge that comes on the clouds. ठीक है. नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें से लीक हो जाता है. इट गेट लीक्ड. नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लीक हो जाते हैं. पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली स्टोर होता है क्लाउड्स के ऊपर. पॉजिटिव चार्ज उतना इजीली लीक नहीं हो सकता है. नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो लीक हो जाते हैं. यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली. इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव होते हैं, बट पॉजिटिव आयंस कैन नॉट मूव. तो इस क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं एंड इट लूजेस द नेगेटिव चार्ज. तो क्लाउड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. ऐसे ही करके हर क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है. लाइक दिस. क्लाउड्स जो हैं वो पानी से बने होते हैं. द क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर. ये आपको पता है. अगर कोई पूछे व्हाट्स द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड्स, इट इज H2O. क्लाउड्स आर नथिंग बट वाटर. ठीक है. तो ये क्लाउड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो हर क्लाउड अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करते जाता है. ये क्लाउड्स आपस में मिक्स होते हैं और एक बड़ा क्लाउड बन जाता है. बड़ा क्लाउड बनेगा तो वो और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है. तो ऐसे ही ये चार्जेस को स्टोर करते जाते हैं. कीप ऑन स्टोरिंग चार्जेस. लेकिन क्लाउड की भी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की. दे हैव अ फिक्स्ड कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज. जब ये चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट बिकम वेरी मच ह्यूज चार्ज, तब क्या होता है, इस क्लाउड के आसपास जो एयर है, द एयर विच इज देयर अराउंड दिस क्लाउड, वो एयर में से ये चार्ज लीक होने लगता है. ऐसे
ये देखिए, ये एयर में अपना एक रास्ता बनाता है, इस रास्ते के थ्रू ये जो चार्ज है वो एयर को चीरते हुए, हवा को कट करते हुए चार्ज ऐसे फ्लो होता है। ये एक्चुअली में मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अगर इसे थोड़ा बताऊं इन डिटेल, तो जो एयर है ना, एयर आयोनाइज हो जाती है, मतलब एयर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, एयर के मॉलिक्यूल को हम लोग कैटायन एनायन में ब्रेक कर देते हैं। द एयर के मॉलिक्यूल टू आयोनाइज हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन में, तो एयर उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। पॉजिटिव चार्जेस एयर में से लीक होते होते अर्थ में चले जाते हैं, दे गो इनटू अर्थ। पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में चले जाते हैं। अर्थ कितना भी पॉजिटिव चार्ज ले सकती है, नेगेटिव चार्ज भी वो ले सकती है, और अर्थ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अर्थ इज अ बिग कंडक्टर विच कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये पूरा चार्ज अर्थ में चला जाता है। ठीक है, जब ये चार्ज अर्थ में चला जाता है तब ये क्लाउड्स के ऊपर चार्ज कम हो जाता है और क्लाउड स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जब क्लाउड की कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज हो जाता है तो चार्ज देखो लीक हो जाता है। उस लीकिंग को ही आप बोलते हो बिजली जो कड़कती है ना, थंडरिंग, दैट इज अ लीकिंग ऑफ चार्ज लाइक दिस। जब ये चार्ज अर्थ की तरफ जा रहा है, इसके बीच में अगर आप आ गए या कोई आदमी आ गया इसके बीच में, तो इलेक्ट्रिसिटी उस आदमी से भी पास हो सकती है। तो बोलते ना बिजली गिरने से लोग मर गए, आजकल देखो न्यूज में आता है बिजली गिरी लोग मर गए, तो वही होता है, आप इस रास्ते में बीच में आ जाओगे तो ये चार्जेस आपके थ्रू पास हो जाएंगे। ठीक है, सो क्लाउड्स भी एक फिक्स कैपेसिटी होती है क्लाउड्स की चार्ज को स्टोर करने की। क्लियर? सो आज हमने एक न्यू फॉर्मूला बनाई, Q इक्वल्स टू CV, कीप इट इन माइंड। ठीक है, हाँ, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको समझाता हूँ कैपेसिटर्स क्या होते हैं। अब टॉपिक इज कैपेसिटर्स, राइट? सी, कैपेसिटर्स क्या होते हैं? अगर मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लूं, इफ आई टेक अ रेक्टेंगुलर प्लेट लाइक दिस, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है विच इज मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, ये प्लेट है जो मेटल की बनी हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं ऐसे पॉजिटिव चार्ज रख सकता हूँ, आई कैन कीप पॉजिटिव चार्ज ऑन इट लाइक दिस, और इसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की। दैट कैपेसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, C इक्वल्स टू Q बाय V। ठीक, तो इसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी है। ठीक है, चार्ज स्टोर करने की एक फिक्स कैपेसिटी है इसकी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। आई रियली वांट टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, मुझे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, तो इसके लिए इसके नियर टू दिस प्लेट हम लोग एक दूसरा प्लेट रख देंगे। वी विल कीप अनदर आइडेंटिकल प्लेट नियर टू इट। ये जो पहला प्लेट था उसका सपोज नेम है P1, ये दूसरा प्लेट मैंने इसके पास में रख दिया P2। ठीक है, हमें P1 की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, वी विश टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ P1। तो P1 की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसे कहा जाता है कि आपको दूसरा एक प्लेट P2 उसके पास में रखना पड़ेगा। P2 प्लेट जो है ना वो इनिशियली अनचार्ज है, P2 प्लेट पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिया है, P2 प्लेट इज न्यूट्रल, लेकिन इसको मैंने P1 के पास में रख दिया। तो ये देखो नियर बाय रखने पे क्या होता है वो मैं बताता हूँ। व्हाट विल हैपन इफ यू कीप दिस सेकंड प्लेट नियर बाय? देखो P1 प्लेट पे जो चार्जेस है ना, P1 प्लेट पे जो चार्जेस है वो क्या करेंगे, P2 प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को पुल करेंगे। The charges present on the P1 plate will attract the charges from P2 plate, negative charges। तो इससे क्या होता है, P2 प्लेट के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, the P2 plate is also made up of metal, P2 भी मेटेलिक है, तो मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो P2 के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी लेफ्ट सरफेस पे आ जाएंगे। The electrons of P2 plate will come on the left side surface because they are attracted by this positive charge। तो ये जो P2 प्लेट है उसका जो लेफ्ट फेस है, the left face, it will become negative, okay, और जो राइट फेस है इसका, राइट साइड जो फेस है, it will become positive। ठीक, तो P2 प्लेट का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया है।
इट इज बिकॉज ऑफ द P1 प्लेट। ठीक है, इसको आप इंड्यूस्ड चार्जेस बोल सकते हो। ये जो चार्जेस हैं जो प्लेट की लेफ्ट प्लेट पे आ गए हैं, चार्जेस विच हैव कम ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ P2, इन चार्जेस को हम लोग इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। इंड्यूस्ड, जो चार्जेस पहले नहीं होते हैं, बाहर बाद में अपीयर होते हैं सरफेस पे खिंच के अंदर से सरफेस पे आ जाते हैं, ऐसे चार्जेस को इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। सो P2 प्लेट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट P2 प्लेट में चार्जेस आर इंड्यूस्ड, माइनस और प्लस चार्जेस। ठीक है, अब अगर हम लोग P2 प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, इफ वी कनेक्ट P2 प्लेट विथ अर्थ, दिस इज अ सिंबल ऑफ कनेक्टिंग विथ अर्थ। ये सिंबल होता है अर्थ से कनेक्ट करने का। ठीक है, P2 प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, सो होता क्या है कि एज सुन एज यू कनेक्ट विथ अर्थ, ठीक है, सो अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थ कंटेन लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अर्थ में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अर्थ से आके दे विल कम फ्रॉम अर्थ, और वो आके इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दिस पॉजिटिव चार्जेस विल बी न्यूट्रलाइज्ड। यहाँ आप ऐसे उल्टा भी मान सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, द पॉजिटिव चार्जेस विल गो इनटू द अर्थ। ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, या अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इन पॉजिटिव चार्ज को आके न्यूट्रलाइज करेंगे। कुछ भी माना जा सकता है, दोनों सही है, दोनों में से कुछ भी हम लोग सोच के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज विल गो इनटू द अर्थ, और द इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम द अर्थ एंड दे विल न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्जेस। सौरभ पूछ रहा है कि एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है सौरभ, आप मुझे एक आंसर बताओ, पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इजीली मूव हो सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो वही होता है, इन रियलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव होते हैं। मतलब जमीन से इलेक्ट्रॉन निकल के वो प्लेट पर जाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, रियलिटी में वही होता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे माने कि पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में जाते हैं, तो उससे भी वही रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से मिलता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान लो या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मान लो, दोनों से रिजल्ट वही आने वाला है, सेम रिजल्ट मिलेगी, इसलिए हम लोग दोनों मान सकते हैं। बट इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्लो। ओके सर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ से निकल के यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ठीक है, तो ये प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल जाता है, तो सिर्फ इस प्लेट पे क्या चार्ज बचेगा? माइनस चार्ज बचेगा, राइट? P2 प्लेट विल कंटेन ओनली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे नीचे शो कर रहा हूँ। देखो, सेम थिंग आई एम शोइंग इन द 2 डायमेंशंस नाउ। ये देखो, दिस इज P1 प्लेट विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। P1 प्लेट को हमने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया, इट इज आइसोलेटेड प्लेट। P1 प्लेट का कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, मैंने P2 प्लेट लाया। अब P2 प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अर्थ का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0 वोल्ट, तो अर्थ के साथ कनेक्टेड है। अब होता क्या है इस P2 प्लेट की वजह से, क्या होता है? देखो, P2 प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, राइट? इट कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, अब अगर आप, if you now bring any +1 coulomb of charge, if you bring the +1 coulomb of charge from infinity to P1 plate, 1 coulomb का चार्ज अगर आप इंफिनिटी से P1 प्लेट पे लेके आओगे, P1 प्लेट पे और चार्ज स्टोर करोगे, तो 1 coulomb के चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को पोटेंशियल बोलते हैं ना। अब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज। क्यों पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट अभी पास में है ना, तो नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? नेगेटिव प्लेट इस +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगी, तो इसलिए +1 कूलम को लाना इजी हो जाएगा। तो लेस वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग 1 कूलम ओवर हियर। तो नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीजेस। देखिए,
अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना इस प्लेट पे तो पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इसके नियर बाय हैं। नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है प्लेट का। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस नियर बाय, ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है P1 प्लेट का। इट विल बी इजी टू स्टोर द चार्जेस ऑन P1 प्लेट देन। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्लेट। आपको C का फॉर्मूला याद है, Q by V। Q is a charge on the P1 plate, V is a potential of P1 plate। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होता है, ऐसे भी मान सकते हो, देखो ऐसे भी मैं कर सकता हूं, पॉजिटिव चार्जेस जो है ना यहाँ पे, सी दिस, इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ऑन द P1 इज V। नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा माइनस V डैश। सपोज माइनस V डैश इज अ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्जेस एज वेल। नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा माइनस V1। So overall potential on the plate will become V minus V1। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल ओवरऑल डिक्रीज्ड फ्रॉम V, इट बिकम V minus V डैश। पोटेंशियल गॉट डिक्रीज्ड, Q उतना ही है, चार्ज प्लेट पे उतना ही है, लेकिन नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल गॉट डिक्रीज्ड, सो C विल गेट इंक्रीज्ड। C अब ज्यादा हो जाएगा, मतलब अब ये जो P1 प्लेट है ना, वो ज्यादा चार्ज को अपने ऊपर होल्ड कर सकती है। ज्यादा चार्ज इसलिए होल्ड करेगा क्योंकि पास में नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट तो चार्ज को होल्ड करने में मदद ही करेगी इसको। नाउ मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन द P1 प्लेट। ठीक है, तो इसकी स्टोरेज बढ़ गई अभी। ठीक है, तो एक याद रखो, नेगेटिव प्लेट की वजह से चार्ज स्टोर जो आप कर रहे हो P1 प्लेट पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, हाँ, इसका मैं एक सिमिलर एग्जांपल दे देता हूँ, वन जिसको अभी भी डाउट है इसमें, एक सिमिलर एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, ठीक है, सपोज ये एक हाउस है, देयर इज अ हाउस, ठीक है, जिसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, A एंड द B। ठीक है, दो टाइप के लोग रहते हैं, A और B। ठीक है, A फाइट विथ A और A आपस में फाइट करते हैं, लेकिन A और B का अफेक्शन है, A एंड B हैव अ अफेक्शन फॉर ईच अदर। A और B का अफेक्शन है, प्यार है, लेकिन A और A आपस में फाइट करते हैं। ठीक है, मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट, A एंड B अट्रैक्ट ईच अदर, बट A एंड A रिपेल ईच अदर। अब अगर इस घर में सिर्फ A होंगे, ओनली A आर देयर, तो अगला A लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि A विल बी रिपेल्ड बाय A। ठीक है, तो मतलब इस घर में ज्यादा A नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर अब न्यू जो A आएंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो A है वो उनको रिपेल करेंगे, तो इस घर में ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे। सिर्फ A होंगे ना तो ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे और ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस घर में B को भी रखूंगा, आई विल कीप सम B ऑल्सो। अब ये B क्या करेंगे, B हैज अफेक्शन फॉर A, तो ये B क्या करेंगे, ये जो A अभी आ रहे हैं ना, इन A को आने देंगे, दे विल हेल्प दिस A टू कम। तो B साथ में होंगे ना तो बहुत सारे A भी रह सकते हैं, बिकॉज A एंड B विल हैव अफेक्शन फॉर ईच अदर। तो जितने A आते जाएंगे, A और B का अफेक्शन भी होगा, तो ज्यादा रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ केस है। तो इस प्लेट की कैपेसिटी तभी इंक्रीज होगी, ये प्लेट तभी ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है जब इसके नियर बाय एक नेगेटिव प्लेट होनी चाहिए। नेगेटिव प्लेट विल हेल्प। तो एक याद रखो, पॉजिटिव प्लेट के नियर हम नेगेटिव प्लेट रखते हैं, उससे कैपेसिटी ऑफ द पॉजिटिव प्लेट डू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आप लिखोगे क्या वो मैं बता देता हूँ, व्हाट यू कैन राइट। आप ऐसा एक प्लेट ड्रॉ करो विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, नेम इट एज P1। इसके नियर बाय दूसरी प्लेट है विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, इट इज P2। चाहे तो आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो, लाइक दिस इज सिंबल ऑफ अर्थ, ये अर्थिंग की सिंबल है।
दोनों प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखना, यू शुड हैव सम गैप बिटवीन देम, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इज इट कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स ना, इसमें दो पैरेलल मेटल प्लेट्स है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस two plates together is known as parallel plate capacitor. ठीक है, इसका नेम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऐसा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स। तो इस चीज को कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं मैं C का, तो C क्या होगा, द चार्ज ऑन दिस प्लेट, ये जो P1 प्लेट है ना, सब इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q, P1 प्लेट पर चार्ज है प्लस Q, दैट चार्ज यू टेक डिवाइड बाय, आपको पता है V करना है, ध्यान से देखो, ये जो V है ना, सपोज इट्स अ पोटेंशियल, इट्स अ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल है दैट इज V। नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस V डैश। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस द पोटेंशियल ओवर हियर, द पोटेंशियल ओवर हियर बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज लेट्स से माइनस V डैश। सो ओवरऑल पोटेंशियल ये हो गया ना, Q बाय V इट्स इक्वल टू C। तो ये है इसकी कैपेसिटी। सिंगल प्लेट अगर आप लोगे ना, उससे ज्यादा है ये कैपेसिटी। इन प्लेस ऑफ सिंगल प्लेट इफ यू हैव अ टू प्लेट्स, तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है। सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, बस एक लास्ट पॉइंट इसमें, दोनों प्लेट्स के ऊपर एक बात बताओ स्टूडेंट, दोनों प्लेट के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये चार्जेस आपस में मिलने नहीं चाहिए, दे शुड नॉट कम टुगेदर। अगर ये दोनों चार्जेस आपस में मिल गए तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। न्यूट्रलाइज हो गया तो आपने जितना भी चार्ज स्टोर किया था वो सब चला जाएगा। तो क्या लगता है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मुझे एक गुड कंडक्टर को फिल करना चाहिए या इन दोनों प्लेट्स के बीच में मुझे बैड कंडक्टर को फिल करना चाहिए? एनी आइडिया? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर। इन दोनों प्लेट्स के बीच में डेफिनेटली एक बैड कंडक्टर होना चाहिए। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में, यस वेरी गुड, सब लोग ने राइट आंसर दिया। अगर बाय चांस इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक गुड कंडक्टर आ गया, इफ गुड कंडक्टर विल कम, तो ये चार्जेस, दिस चार्जेस विल फ्लो थ्रू दैट गुड कंडक्टर और ये चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में बैड कंडक्टर होना चाहिए। उस बैड कंडक्टर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। दैट बैड कंडक्टर विल बी नोन एज डाइलेक्ट्रिक। इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। आज मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, रिमेंबर? तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि मतलब इस कैपेसिटर को बनाने के टाइम पे आप ऐसा सोच सकते हो कि दोनों, इस कैपेसिटर को बनाने के टाइम पे दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग को डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ भी फिल नहीं किया, कोई डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया, तो भी ये डाइलेक्ट्रिक फिल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी फिल नहीं किया तो डेफिनेटली दोनों प्लेट्स के बीच में एयर होगा, एयर तो होगा, और एयर डाइलेक्ट्रिक ही होता है। एयर इज अ बैड कंडक्टर, एयर यूजुअली कंडक्ट नहीं करता है, एयर इज अ बैड कंडक्टर। तो अगर आपने कुछ भी फिल नहीं किया तो इस प्लेट्स के बीच में एयर होगा, या वैक्यूम भी हो सकता है। वैक्यूम एंड एयर बोथ आर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है? तो सेपरेटली फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी फिल किया चलता है, एयर विल बी देयर, एयर विल वर्क लाइक अ डाइलेक्ट्रिक। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैपेसिटर, इट इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है? कैपेसिटर की सिंबल क्या होती है? क्योंकि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट्स। तो मैं इसकी सिंबल बता देता हूं। कैपेसिटर की सिंबल ऐसे होती है। अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा है, प्लीज माइक ऑन करके पूछो, क्या डाउट है? सर वो हम लोग डाइलेक्ट्रिक क्यों रख रहे हो, समझ में नहीं आया। देखो, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, सपोज बीच में कोई गुड कंडक्टर रख दिया, गुड कंडक्टर मतलब सपोज इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने मेटल का एक स्लैब डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, नेगेटिव चार्जेस
वो गुड कंडक्टर से फ्लो होके पॉजिटिव चार्जेस के पास चले जाएंगे और ये दोनों चार्जेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो आपने जितना भी चार्ज स्टोर किया था P1 प्लेट पर वो पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर आपको ये चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करना है, यू डोंट वांट टू न्यूट्रलाइज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलने नहीं चाहिए, उसके लिए बीच में बैड कंडक्टर होना चाहिए। दोनों प्लेट्स के बीच में बैड कंडक्टर होगा तो ये चार्जेस एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, कि बैड कंडक्टर डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस, गुड कंडक्टर विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस ना। ठीक हाँ है, ओके सर, समझा अभी, थैंक यू। हाँ ये देखो, दिस इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर स्टूडेंट। कैसा लग रहा है ये? ऐसा लग रहा है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं यहाँ पे ऐसे, ये दो प्लेट्स यही वाली है ना, तो इसका सिंबल ऐसा होता है स्टूडेंट्स। These two parallel lines represents two parallel plates. This is a symbol of capacitor. ठीक है, और हर कैपेसिटर की अपनी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है C। हर कैपेसिटर की अपनी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है C। ठीक है, आज उतना टाइम नहीं रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं इस C का फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा। We will derive the formula of C। ठीक है, मतलब C की कुछ और फॉर्मूलास भी बनाएंगे। ठीक है, ओके। और आज मैंने आपको बताया सी का यूनिट क्या होता है। सी का यूनिट है फेराड। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। एक याद रखो एक चीज, कैपेसिटर जो है वो आपका चार्ज होल्ड करके रख सकता है। इट्स अ स्टोरेज टैंक फॉर स्टोरिंग द चार्ज। चार्ज स्टोर करने के लिए टैंक है। ठीक है, अभी तक की पॉइंट्स में कुछ डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो। ऐसी कोई पॉइंट है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हो रही है and you want to understand it again? Anybody having any doubt? हाँ सर, वो V डैश नहीं समझ में आया। V डैश नहीं समझ में आया, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो स्टूडेंट, जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आई कि V माइनस V डैश क्या है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सी सपोज ये P1 प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, देखो सपोज ये है पॉइंट A। ये पॉइंट मैंने कहाँ लिया है? P1 प्लेट के ऊपर ही लिया है। The potential at A point, if I calculate, potential at A point मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रखते जाओगे ना, as you go on keeping positive charges on this plate, the potential of A plate will go on increasing। ये तो समझ में आता है, ये पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। जब यहाँ पर Q चार्जेस रख लिए आपने, when Q चार्जेस आर देयर, तब सपोज यहाँ पर पोटेंशियल है, A पॉइंट पर पोटेंशियल है इतना, तो V is a potential at point A when here Q charges are there। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखे, देखो दिस इज P2 प्लेट। अब ये पॉजिटिव चार्जेस को मत देखो, पहले नेगेटिव चार्जेस को देखो। नेगेटिव चार्ज रखे, तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आएगा, द पोटेंशियल अगेन एट A पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस, वो पोटेंशियल है माइनस V डैश। ठीक है, आपको याद होगा एक पोटेंशियल की एक फॉर्मूला हमने बनाई थी, 1/4πε0 Q/R। दिस इज अ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट R डिस्टेंस। लेकिन अगर ये Q चार्ज माइनस है तो पोटेंशियल भी तो माइनस होगा ना उसकी वजह से। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है माइनस V डैश। ये पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और ये V पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। So overall potential at A point due to both these charges will be this one। समझा? हाँ सर, समझ गया सर अभी। हाँ, और एक बात, अगर नेगेटिव प्लेट हम लोग हटा दें, इफ आई रिमूव द नेगेटिव प्लेट, तब ये पोटेंशियल होगा सिर्फ ये, है ना, और नेगेटिव प्लेट की वजह से ये पोटेंशियल है। तो क्या लगता है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्लेट पोटेंशियल एक्चुअली गॉट डिक्रीज्ड और इट गॉट इंक्रीज्ड? नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल पोटेंशियल कम हो गया कि बढ़ गया? पोटेंशियल कम हुआ सर। हाँ, पोटेंशियल कम हुआ, कैपेसिटी बढ़ जाती है, C इक्वल टू Q/V। तो अगर V कम हो गया, C बढ़ता है। Q कांस्टेंट है, इस प्लेट पे जो मैंने चार्ज रखा है वो कांस्टेंट है।
सिर्फ मैंने V को कम किया, C बढ़ जाता है उससे, ऐसे याद रखो। तो दोनों प्लेट्स की वजह से क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ता है अल्टीमेटली, और इस दोनों प्लेट के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर स्टूडेंट? और किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं है? ठीक है। अब देखिए, कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम भी नहीं है, वी कैन नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक बिकॉज इट विल टेक टाइम। कल ही हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कल के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं आपको। आज मैंने कैपेसिटर्स के बारे में आपको पढ़ाया, एंड ऑल्सो वी डिस्कस डायलेक्ट्रिक्स भी डिस्कस किया, एंड वी डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये टॉपिक आप टेक्स्ट बुक में ढूंढो, यू सर्च दिस टॉपिक इन द न्यू टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन अवेलेबल है कॉपी। पढ़ो इस टॉपिक को। कल मैं, या जो आप मेरी नोटबुक से भी पढ़ सकते हो, कल मैं आने से ही कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रिलेटेड टू कैपेसिटर एंड आल्सो रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक, एंड यू हैव टू